देखिए, आज हम लोग कक्षा 12th का यानी कि 12वीं कक्षा का इतिहास का चैप्टर नंबर 2 का ये पार्ट नंबर हमारा दूसरा का वीडियो है। ठीक है, इसके पहले हम आपको पहले वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों को बता दिए हैं। इसके पीछे जितने भी है सब हम आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, ये सभी पढ़ा दिए हैं। आज हम लोगों को पढ़ाई करना है यहाँ से प्रारंभिक राज्य से। कहाँ से पढ़ना है? तो प्रारंभिक राज्य से पढ़ना है। ठीक है, कि 16 महाजनपद नाम है, 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद। ठीक है, चलिए इसे हम लोग पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कह रहा है कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। देखिए, कहता है कि जो आरंभिक भारतीय इतिहास है, यानी कि जो शुरुआत का भारतीय इतिहास है, वह छठे ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है, यानी कि बदलने वाला समय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय, इम्पोर्टेंट टाइम, जो कि उसको परिवर्तन कर देता है, यानी कि बदलने वाला समय है। ठीक है, इस काल यानी कि यह जो काल है, इस समय है, इस समय को आरंभिक राज्यों में नगरों, लोहों के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि उस आरंभिक राज्यों में, उन नगरों में लोहे के लगातार प्रयोग बढ़ रहे थे। ठीक है, शुरुआत में जो लोहा था, उन लोहे का प्रयोग दिन पर दिन बढ़ने लगा, सिक्कों का विकास होने लगा। ठीक है, इन सभी को उसके साथ जोड़ा जाता है। इस काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। ठीक है, और यही वह समय था जिसमें बौद्ध तथा जैन धर्म के विकास जो है हुआ। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म अध्याय 4 में आरंभिक ग्रंथों के महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ठीक है कि बौद्ध और जैन धर्म में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कितने राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यह आपको ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बौद्ध एवं जैन धर्म में आरंभिक ग्रंथों में, बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक जो ग्रंथ थे, यानी कि शुरुआती का जो ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ में कितने राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो 16 राज्यों का। कितने? तो 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखते हैं। देखिए, यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है। देखिए, कहता है कि भले ही, यानी कि 16 महाजनपद उस समय राज्यों का उल्लेख किया गया है, 16 राज्यों को दिखाया गया है, लेकिन इन 16 महाजनपदों में किसी भी 16 महाजनपद जो थे, उसमें से यानी कि सबका नाम एक समान नहीं है। जो नाम बौद्ध धर्म में था, वही नाम जैन धर्म में नहीं है, यानी कि दोनों में नाम अलग अलग है। लेकिन वजी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। देखिए, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं, ये सभी ऐसे कुछ नाम हैं जो कि उसमें एक समान दोनों में मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। ठीक है, यानी कि इससे यह बात स्पष्ट हो रहा है मन में कि यह जो महाजनपद है, यह सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद में गिना गया होगा। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। कहता कि अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। देखिए कि जो भी महाजनपद होते थे, उन जनपदों पर किसका शासन था? तो राजा का शासन होता था। राजा अपना शासन चलाता था। लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। लेकिन कुछ गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध जो राज्य थे, उसमें लोगों के द्वारा समूह शासन करता था। ठीक है, इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। कि यानी कि उस समूह में जितने भी व्यक्ति होते थे, वो सभी के सभी व्यक्ति राजा कहलाते थे। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे।
ठीक है, देखिए, यानी कि अगर भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की हम बात करें, तो ये दोनों के दोनों किससे संबंधित है, तो इन्हीं गणों से संबंधित है। यानी कि ये इन्हीं गण के, यानी कि जो संघ के, यानी कि जो ये गण होता था, जो कि शासन करता था, ये दोनों इन्हीं गण से संबंधित थे। वजी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। देखिएगा कि यानी कि इनकी सारी बातों को लिखना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अ, ऐसे राज्य लगभग कई हजार साल तक, यानी लगभग 1000 साल तक ऐसे राज्य जो है वो बने रहे थे। ठीक है, मतलब लगातार अस्तित्व में थे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। देखिए, जितने भी महाजनपद होते थे, ठीक है, उनकी एक राजधानी होती थी, और उस राजधानी को क्या होता था कि किले से घेरा जाता था, चारों तरफ से किले से उस राजधानी को, यानी कि इसके बीच में अगर राजधानी है तो चारों तरफ से इसके लिए किले को घेर दिया जाएगा, ताकि इसमें कोई भी चोर और ना आ सके। किलेबंद राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं, देखिए ये आपका दिया हुआ है कुछ सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। अब देखिए, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशाला नामक ग्रंथ की रचना शुरू की थी। देखिए, अगर बात करें तो लगभग कितना, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो ब्राह्मण थे, ठीक है, वह धर्मशास्त्र नामक जो ग्रंथ होता था, उन सभी ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में शुरू किया था। ठीक है, इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया, और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। देखिए, यानी कि यह उसमें उस ग्रंथों में शासक के लिए नियम का निर्धारण किया जाता था, यानी कि जो राजा होता था, उन राजा के लिए नियम का निर्धारण होता था, और साथ ही उसमें यह अपेक्षा की जाती थी कि जो राजा होगा वह हमेशा किस वर्ग से होगा, तो क्षत्रिय वर्ग से होगा। ठीक है, शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। देखिए, जो शासक होते थे, उनका काम यही था कि जो किसान थे, जो व्यापारी थे, जो शिल्पकार थे, उन सभी से टैक्स लेना काम था इनका। ठीक है, इनका काम था कि टैक्स लेना, सभी से टैक्स लेते थे। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर कर रूप में कुछ लिया जाता था? हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। देखिए, यानी कि यह बात ज्ञात है, कहा जाता है कि अगर धन एकत्रित करना है तो जो पड़ोसी राज्य हैं, आसपास में जो दूसरा राज्य थे, उन पर, मतलब देखिए, उन राज्यों पर क्या होता था कि आक्रमण कर दिया जाता था। आक्रमण करने के बाद उसको अपने कब्जे में ले लेता था, और उनका जितना भी धन होता था, उस सभी के सभी लूट कर अपने राज्य में लाता था। ठीक है, धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी अस्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर दिए। ठीक है, बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। देखिए, धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ ऐसे राज्य थे जो अपना सेना बना लिए, ठीक है, और नौकरशाही तंत्र तैयार कर दिए। लेकिन कुछ राज्य अभी ऐसे थे जो कि सहायक सेना पर निर्भर थे। ठीक है, इनकी ये जो सहायक सेना थी, वो सभी के सभी कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था, यानी कि उसमें से रखा जाता था कृषक वर्ग से। ठीक है, चल देखिए, हो गया, चलिए। ठीक है, अब इसके आगे हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है। देखिए,
यहाँ पर दिया है 16 महाजनपदों में प्रथम जो जनपद था वो था मगध। ठीक है, चलिए तो हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, हम आपको ये जो मगध के बारे में है आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तब तक हम मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।